हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो चलिए जुलाई मंथ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम लोग इस बार पॉलिटी से नहीं, हम लोग इस बार गवर्नमेंट स्कीम से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और इसके बाद अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में मनरेगा के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो इसे भी मैं यहीं पे कवर कर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। कल आपकी जो लेसन आएगी वो प्रॉपर तरीके से पॉलिटी से स्टार्ट होगी और जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक महीने के इंटरवल के बाद मैं वापस से आप लोग के लिए यहाँ पे लेसन लेकर आ रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे आप लोग के लिए लेसन लेकर आऊँ। एक ही दो ही टॉपिक अगर हम लोग पढ़े तो ही वो भी बेटर है, लेकिन हाँ देखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो डेली कुछ ना कुछ आप लोग को पढ़ते रहना चाहिए। अगर टाइम कम भी है तो कोशिश कीजिए कि 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ओके, जिस दिन टाइम ज़्यादा रहेगा मैं वो लंबे लंबे लेसन लेना फिर से स्टार्ट करूँगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 21% जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे ना, वो इस स्कीम से बाहर आ गए हैं। क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दूसरी की कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे हाई होते जा रहा है। तो एक एक करके हम लोग सारे टर्म्स को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच डिफरेंस क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब है कि एक तो आप वर्ड से ही समझ रहे हो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर हॉलीडे मिलेगी, प्रॉपर आपका जो है वर्क टाइम स्केड्यूल होगा कि आपको कितने बजे से, एक फ़िक्स टाइम रहता है, इतने ही बजे से इतने बजे तक काम करना है। उसके बाद आपको जो है एक सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है, पेंशन का भी प्रोविज़न होता है, बहुत तरीके की फैसिलिटी आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। बट व्हाट अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं होते। इवन जितना ज़्यादा काम करो उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इनके लिए कोई एक प्रॉपर हॉलीडे नहीं होता है। इवन हॉलीडे के दिन ये ज़्यादा काम करते हैं जिससे कि इनको ज़्यादा इनकी इनकम हो सके। कोई यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी जैसी कोई बात नहीं है, पेंशन का भी यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसलिए आप समझो कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, 21% ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है जो कि इस स्कीम से बाहर आ गए हैं। और रीज़न यहाँ पे इन्फ्लेशन बताया जा रहा है। कहने का मतलब है कि महंगाई आज के डेट में आप मार्केट में देखो, आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गए, हर एक चीज़ की रेट बढ़ गई है, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ये 2 रीज़न है जिसके कारण इतने सारे लोग इनसे बाहर आ गए हैं। अब ये स्कीम इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पे इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि ओल्ड एज जो प्रोटेक्शंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्क सेक्टर्स में जो काम करते हैं, जैसे आप देखते हो कोई भी जो भी अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बुढ़ापे में उनके लिए एक सिक्योरिटी होना चाहिए कि जब वो 60 ईयर्स हो, 70 ईयर्स हो तो फिर क्या। जैसे आप यहाँ पे देखो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आप देखोगे कि प्रॉपर यहाँ पे आपका एक रिटायरमेंट एज होता है, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ की सारी प्रोविज़न होती है। तो इसकी साइलेंट फीचर्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहने का मतलब है कि 100% जो फंड है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं पे आपका दूसरी बात होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि एक शेयरिंग होती है फ़ंड की। यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ फंड जो है वो यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, एंड सम परसेंटेज ऑफ फंड्स जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो हमारा श्रम योगी मानधन योजना है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और यहाँ पे इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC यहाँ पे है, साथ ही CSC यहाँ पे ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड है, इन दोनों के द्वारा ये जो आपका स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। LIC जो है वो पेंशन फंड मैनेजर है, जो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ना कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन देना है, तो ओल्ड एज प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं हम लोग, पेंशन प्रोवाइड करके दे सकते हैं। और पेंशन के लिए यहाँ पे जो आपका कंपनी रखा गया है वो LIC है। ओके, जो इनरोलमेंट है वो यहाँ पे कॉमन सर्विस जो सेंटर है उनके द्वारा यहाँ पे रखा जाएगा कि कौन कौन लोग इसके अंदर आएंगे। साथ ही यहाँ पे आप देखो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है सब्सक्राइबर के लिए। इट मीन्स कि इस स्कीम के तहत जो भी लोग यहाँ पे ओल्ड एज में अपना पेंशन लेना चाहते हैं, तो अगर वो इस स्कीम के साथ जुड़ते हैं तो उसके लिए इनको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा। ये प्योरली सोशल सिक्योरिटी स्कीम है हमारे सरकार की, भारत सरकार की। ठीक है, ये वॉलेंट्री है, कहने का मतलब है कि मैंडेटरी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबके लिए यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप इस स्कीम से जुड़ो। अगर आपको लगता है कि आपको ओल्ड एज पेंशन यहाँ पे चाहिए, ओल्ड एज प्रोटेक्शंस चाहिए, तो भी आप
आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। और कॉन्ट्रीब्यूटरी यहाँ पे पेंशन स्कीम है। कहने का मतलब है कि मिनिमम यहाँ पे पेंशन जो है वो 3000 पर मंथ मिलेगा, यानी कि 60 साल के बाद। जैसे ही 60 साल किसी इंसान का हो जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, तो उनको पर मंथ 3000 यहाँ पे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो सब्सक्राइबर्स हैं इनकी किसी भी कारण से अगर डेथ हो जाती है, तो स्पॉस जो होंगे, अगर मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ बच जाते, तो जो स्पॉस है उनको यहाँ पे 50% पेंशन मिलेगा। इट मीन्स कि जो 3000 मिल रहा था अब वो 1500 यहाँ पे स्पॉस को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो कि एक अच्छी प्रोविज़न है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि फैमिली पेंशन भी एप्लीकेबल है ओनली स्पॉस के लिए। और रिक्वायरमेंट अगर हम लोग देखें कि इस स्कीम से जुड़ने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहले जो है वो आधार कार्ड होनी चाहिए। दूसरा है कि सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिर जनधन अकाउंट हो, जो कि यहाँ पे फिनेंशियल सिस्टम IFSC कोड हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो भी जुड़ते हैं तो यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि सरकार पेंशन यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे उनको देते रहे। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सब्सक्राइबर के द्वारा अगर आप लोग देखो तो स्टार्टिंग में क्या है कि मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन है जो कि मंथली बेसिस पे है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कुछ मंथ में यहाँ पे आपको जो है जमा करते रहना होगा, तभी आपको यहाँ पे आफ्टर अटेनिंग द 60 ईयर्स ऑफ एजेस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या था कि मंथली बेसिस में दो कुछ यहाँ पे मान लो 500 रुपये आप जमा कर रहे हो या फिर 200 ही जमा कर रहे हो, लेकिन बाद में चल के क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, या फिर साल में एक बार भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर में ही होगा। साथ ही जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी इक्वल मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया जाएगा जितना यहाँ पे पेंशन अमाउंट हो। ठीक है, साथ ही एक बार जो बेनिफिशियरी अगर इस स्कीम को ज्वाइन कर लेते हैं, कितना से कितना एज है, तो एंट्री एज आप देखो 18 से 40 ही है। इट मीन्स कि 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में जब भी लगता है तो वो यहाँ पे इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। और बेनिफिशियरी को यहाँ पे कंट्रीब्यूट कब तक करना होगा, 60 साल तक। इट मीन्स कि अगर मान लो कि 40 ईयर में भी आप जुड़ते हो और 1000 आप पर मंथ देते हो या फिर 500 भी पर मंथ देते हो, तो जब तक आपका 60 साल नहीं हो जाता आप हर महीने देखते जाओ, जितना आपका जमा होगा उस हिसाब से जो है आपको आफ्टर 60 ईयर्स मिलेगा। ठीक है, एग्जिट स्कीम भी है। कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्कीम आपके लिए सही नहीं है और आपका पैसा फालतू का जा रहा है, तो आप बीच में भी इस स्कीम को छोड़ सकते हो। एग्जिट प्रोविज़न क्या क्या है इसमें, काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा गया है। जैसे एंट्री के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है कि वॉलंटरी है, जिसको मन है वो आ सकता है, वैसे ही जिसको मन कर रहा है वो इस स्कीम को छोड़ के जा भी सकता है। और अगर बेनिफिशियरी कभी आप समझो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में चले गए, पहले छोटा मोटा बिजनेस चला रहे थे, अचानक से सरकारी नौकरी निकल गई या फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में चले गए, तो यहाँ पे जो मिनिमम पीरियड है वो 3 ईयर्स का है। ठीक है, और इनका जो अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा, बट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर कोई भी इस स्कीम से एग्जिट करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर्स, मान लीजिए कि 10 साल से पहले इसको जो मतलब कि 40 साल में जुड़े हैं, और मान लीजिए कि आपका जो है मान लीजिए 18 साल में जुड़े हैं लेकिन 28 साल में आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में चले गए, तो आप इसको उससे पहले छोड़ दिए, तो जो बेनिफिशरीज़ का शेयर है ना वो तभी रिटर्न किया जाएगा जिसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट के साथ, यानी कि जो भी शेयर है जितना भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो सब रिटर्न कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट रेट जितना बनेगा। अगर ही और शी अनेबल टू कंट्रीब्यूट, डिसेबिलिटी के कारण वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे या फिर दूसरा रीज़न है जिसके कारण वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो बेनिफिशरीज जो है वो वॉलेंट्री इस स्कीम को छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसे भी आपको पता है कि जितना काम कीजिएगा उतना आप कमाइएगा, कभी कभी कमाई कम हो जाती है अगर मार्केट हिट हो जाता है तो उसके कारण अगर आपको लग रहा है कि पैसे नहीं है और इस स्कीम में आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मिनिमम यहाँ पे 5 ईयर्स कहा गया है कि 5 साल तक तो रेगुलर कंट्रीब्यूशन करना ही है। तभी अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और छोड़ना चाहते, तभी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन रखा गया है कि एटलीस्ट इतना तो काम कर लो, इतना तो जुड़ जाओ, इतना तो कंट्रीब्यूट कर जाओ, उसके बाद ही आप इसको छोड़ सकते हो। तो 3 यहाँ पे आपको बात कहा गया है। सबसे पहला है कि 5 साल अगर यहाँ पे हो जाता है रेगुलर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप जो है डिसेबिलिटीज़ है या किसी और कारणवश अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तब छोड़ सकते हैं। और अगर आप 10 साल यहाँ पे जुड़ गए हैं, मिनिमम 10 साल जुड़ गए हैं या 10 साल से पहले आप इसको छोड़ दिए, तो आपको जितना कंट्रीब्यूशन है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा विद सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा अगर आप मान लो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मूव कर गए हैं और 3 साल मिनिमम 3 साल आप रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में और 3 साल यहाँ से इस स्कीम से जुड़े हैं, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में चले गए हैं, तो सरकार यहाँ पे 50% जो है आपका यहाँ पे स्टॉप कर देगा शेयर। डिफ़ॉल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करें, अगर कोई सब्सक्राइबर है जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली नहीं दे रहे हैं, तो उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन को रेगुलर करें।
यानी कि जितना भी इनका ड्यूज़ है, मान लीजिए कि 1 मंथ 2 मंथ बीच में गैप कर दे रहे, तो वो सारा ड्यूज़ बनते जाएगा, बकाया रहेगा। तो यहाँ पे समय भी दिया जाएगा कि आपका जो इतना बकाया है ना उसको भी आप पूरा कर दो। और ये बकाया जो है आप समझो कि पेनल्टी चार्ज के साथ, ऐसा नहीं है कि आप इस स्कीम में जुड़ गए हैं, आपका मन किया अगले महीना नहीं देने का, उसके अगले महीना देने का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप जो है लेट यहाँ पे अपना ड्यूज़ क्लियर कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज भी देना होगा, ठीक है। ऐसा डिसाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। और जो भी यहाँ पे इस श्रम मानधन योजना के साथ अगर जुड़ते हैं तो उनको अटल पेंशन योजना के साथ जो है उनको भी जोड़ लिया जाएगा अगर वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि अटल पेंशन योजना में भी एंट्री एज आप देखो 18 से 40 है। वहाँ पे भी आप देखो कि आफ्टर 60 ईयर्स जो है यहाँ पे आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली जोड़ लिया जाएगा। ओके, साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन होंगे? सबसे पहला कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होंगे। एंट्री एज यहाँ पे 18 से 40 ही होना चाहिए। मंथली इनकम जो है वो 15,000 या फिर इससे कम हो। इससे ज़्यादा वाले लोग यहाँ पे श्रम मानधन योजना से नहीं जुड़ सकते, ठीक है। 15,000 या फिर इससे कम होना चाहिए। और शुड नॉट बी इंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी EPF हो, NPS हो, ये सब से आप जो है यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं, मतलब कि इन सब के साथ आपका मेंबरशिप नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आप जो है इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स पेयर मतलब कि आपका अच्छा खासा इनकम है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं जुड़े होना चाहिए, तभी आप जो है इस स्कीम के साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो ये पूरी बात रही हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, जिसमें हमने देखा कि अभी लोग यहाँ पे छोड़ते हुए जा रहे हैं इस स्कीम को, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे ईच एंड एवरी जो इनकी साइलेंट फीचर्स थी उसको हम लोग ने डिस्कस किया। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए बेसिकली है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं मनरेगा स्कीम जो 2005 का है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये। देखिए मनरेगा लाया गया ना कि ग्रामीण क्षेत्र में, बेसिकली ये आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग जो बेरोजगार हैं उनको 100 डेज़ के लिए यहाँ पे गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स कि जो भी इनरोल कर लेते हैं और फर्स्ट डे से अगर आप काम करें या ना करें आपका यहाँ पे सैलरी स्टार्ट हो जाता है। तो 100 डेज़ के लिए यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाएगा, जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना होगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो बालू ढोना, मिट्टी ढोना, ये सब का काम है, छोटा मोटा जो काम होता है अनस्किल्ड, जिसमें कि दिमाग की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई एक प्रॉपर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और मैनुअल वर्क है, हाथ से काम करना है। तो 100 डेज़ का यहाँ पे गारंटीड वर्क यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब साइलेंट फीचर्स देखिए कि 2005 में जो मनरेगा लाया गया था उसका एम क्या था। सबसे पहला एम था कि एम्प्लॉयमेंट देना। हमारे देश में ऐसे भी बेरोजगारी बढ़ रही है, ऊपर से ग्रामीण एरिया में बहुत ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं, तो उनको रोज़गार प्रोवाइड करना। साथ ही क्वालिटी एसेट यहाँ पे प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ सोशल इंक्लूजन एसेट है। मान लीजिए 100 डेज़ के लिए आप काम कर ही रहे हैं, तो 100 डेज़ का जो भी आपका पैसे मिलते हैं तो वो आपका खुद का होता है। इट मीन्स कि आपने मेहनत करके कमाया है कि नहीं। साथ ही यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एसेट है ना वो यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत होता है। पंचायती राज का ही यहाँ पे आपका मेनली काम है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे। साथ ही यहाँ पे PO वगैरह देते हैं, जो मनरेगा के यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं ना, उनके तहत ये सब आता है कि वो इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। साथ ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो, जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में पता हो, और अकाउंटेबिलिटी हो। अगर वो काम कर रहे हैं, नहीं भी काम कर रहे हैं, काम तो वैसे कर ही लेते हैं 100 डेज़ का, तो उन सबको यहाँ पे जो है पैसे वगैरह मिलते हैं। अब डिमांड ड्रिवन पीपल सेंटर्ड अगर हम लोग देखें तो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है। सबसे पहली बात है, एटलीस्ट आप समझो कि 100 डेज़ का जो है आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और साथ ही साथ आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट अगर अलाउंस की बात करें तो इन केस एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट गारंटेड विद इन 50 डेज़ ऑफ डिमांड। इट मीन्स कि 15 डेज़ अगर हो गया है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रांटेड नहीं है। साथ ही एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एडिशनल 50 डेज़ जो है वो और यहाँ पे बढ़ाया जाता है। साथ ही आप डिस्क्रिशन टू स्टेट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये पूरा मनमानी है कि अगर वो यहाँ पे कुछ प्रोविज़न बनाए कि हाँ 100 डेज़ है, जैसे 365 डेज़ है, ओके 100 डेज़ लोग यहाँ पे काम कर लिए, लेकिन बाकी का 265 क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो राज्य सरकार के ऊपर ये अधिकार है कि वो अगर चाहे तो एडिशनल डेज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं 100 डेज़ कम्प्लीट होने के बाद, और 100 डेज़ यहाँ पर बढ़ा देंगे तो लोग बेटर तरीके से जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये किसके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे हक है, तो ये है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। एक्सीडेंट कंपनसेशन भी मिलता है क्या, क्योंकि मैनुअल वर्क है तो मे भी यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाए, तो यहाँ पे आप देखो एक्सीडेंट कंपनसेशन भी क्लेम किया गया है कि अगर मान लीजिए काम करने की जगह पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे ग्रेशिया पेमेंट भी दिया जाता है अगर मान लीजिए कि काम करते करते यहाँ पे परमानेंट कुछ डिसेबिलिटी हो गई या फिर डेथ हो जाता है तो,
ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो कहा गया है कि एटलीस्ट 1/3 जो बेनिफिशरीज़ है वो यहाँ पे विमेन ही होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे रखा गया है। नॉन नेगोशिएबल प्रोविज़न की बात करें तो वेज टू मटेरियल रेशो अगर आप देखोगे तो 60% है। कितना यहाँ पे वेजेस है और यहाँ पे मटेरियल कितना है, तो वेजेस यहाँ पे 60% है और मटेरियल का यहाँ पे रेशियो कितना है, तो 40% है। साथ ही इक्वल वेजेस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब कि जितना काम यहाँ पे किया जा रहा है क्वांटिटी के हिसाब से सबको इक्वल यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं। कवरेज की बात करें तो इंटायर कंट्री में इसको कवर किया गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। फंड शेयरिंग आप देखो 100% जो है ये अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट है, सेंटर और स्टेट के द्वारा यहाँ पे शेयर है और बेसिकली आप देख सकते हो कि 75% जो है वो मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे काम का दिया गया है। वेज पेमेंट की बात करें तो वेज पेमेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे जितने वेज सीकर है, जितना यहाँ पे जो है काम करना चाहते हैं डायरेक्टली उनको दिया जाता है और पेमेंट जो यहाँ पे वेजेस का है वो 15 डेज़ में कर दिया जाता है जब यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, जैसे ही 100 डेज़ का काम कंप्लीट हो गया 15 डेज़ में यहाँ पे उनको पैसे मिल जाते हैं। जॉब कार्ड टू रूरल हाउस होल्ड की बात करें तो कोई भी यहाँ पे रूरल जो हाउस होल्ड है उनको अनस्किल्ड जो मैनुअल वर्क है वो यहाँ पे वो अगर वो चाहते हैं तो वो ये रजिस्टर कर सकते हैं ग्राम पंचायत में और एक जॉब कार्ड भी उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 डेज़ का काम करने के बाद अगर कोई लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे काम किए हैं, ओके फिर इंटाइटलमेंट अगर हम लोग वेज सीकर का देखें कि क्या क्या यहाँ पे इनको फैसिलिटी दी जाती है, तो सबसे पहले है कि उनको पीने का पानी यहाँ पे सेफ मिल जाता है, रेस्ट करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है और फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह और मेडिसिन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही चाइल्ड केयर दिया जाता है वैसे वीमेन को जिनका कि बच्चा जो है 5 साल से छोटा है। ठीक है, जियो टैगिंग वगैरह आप देखो तो यहाँ पे जियो टैगिंग भी किया जाता है जियो मनरेगा के साथ, जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भी है, यहाँ पे इसरो भी है और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर भी है। ग्रीवियांस रिड्रेसल अगर किसी को किसी भी तरीके की परेशानी हो तो वो अपना दुखड़ा कहाँ सुनाएंगे, है कि नहीं, किनको बताएंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है। सोशल ऑडिट का, सोशल ऑडिट भी इस कानून में रखा गया है जिससे कि यहाँ पे टाइम टू टाइम लोगों से पूछा जाए कि उनको क्या परेशानी है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो काम में निकल कर आ सके। अपॉइंटमेंट किया जाता है ऑम्बुड्समैन का, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और जितने भी लोग हैं जिनको किसी भी तरीके की अगर परेशानी होती है तो उनके ग्रीवियंसेस को वहाँ पे सुनते हैं और एड्रेस भी करते हैं। फाइन, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे हमने दो स्कीम्स पढ़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनरेगा और साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस लेसन। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे आपके लिए यहाँ पे लेसन लेकर आऊँ। आई होप कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अगर कोई भी तरीके की आपको न्यू सजेशंस देनी है कि कुछ और टॉपिक आपको नहीं समझ में आया या कुछ और सब्जेक्ट्स में स्टार्ट करूँ यहाँ पे, तो वो भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ओके, तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।